हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के 90 क्वेश्चंस को 90 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही सबसे पहले हम 2012, 15 और 17 में जो स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से। उसके बाद हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इससे आपके अच्छे खासे रिवीजन हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आपको अनुमान हो जाएगा। ठीक है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, पहला जो ये क्वेश्चन है ये ईपीएफओ में 2017 में पूछे गए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिए हुए हैं। वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं? तो आपका सही जवाब होगा, जिसको आएगा वो खुद से भी सॉल्व करते रहें, फर्स्ट ऑप्शन। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति जो है वो प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी भी व्यवसायिक संस्था की सफलता में श्रमिकों का योगदान अहम होता है। यदि श्रमिक कार्य का संचालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों का अपना संगठन होता है। श्रमिक संगठन प्रबंधन कार्यों में भाग ले सकते हैं। श्रमिकों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए कई समितियां बनाते हैं। निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति उदाहरण है प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है? आपको बताना है सही जवाब इसमें से कौन सा होगा। फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ये ईपीएफओ में 2017 में ये भी पूछे गए थे। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो पहले आप आंसर देख लीजिए। आंसर होगा, गरीबी के खिलाफ जंग के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से जो एक आईएलओ के लक्ष्य और उद्देश्यों का भाग नहीं है वो है, गरीबी के खिलाफ जंग के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इसे निरंतर उत्साह से लड़े जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। ये इस आईएलओ का उद्देश्य नहीं है। क्या क्या उद्देश्य है फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार एक आईएलओ के लक्ष्य और उद्देश्यों का भाग है? लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, यानी श्रमिक एक वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है, ये भी इससे संबंधित है, इसका उद्देश्य है। और किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है। ये सारे ही जो है ये फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार ये एक आईएलओ के लक्ष्य और उद्देश्य का भाग है और ऑप्शन डी जो है वो भाग नहीं है। तो आइए नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। आईएलओ के 26वें सम्मेलन में जो कि 1944 में हुआ था, इस सम्मेलन में आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को घोषित किया गया था। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है लक्ष्य, उसमें से पहला जो 3 है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया वो तीनों सही है और लास्ट का जो डी था वो गलत था। सही उद्देश्य है, अभाव के खिलाफ युद्ध, प्रत्येक देश के भीतर सतत और ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण और बेदर्द ताकत है, जिसमें कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं तथा सरकार के लोगों के साथ बराबरी के दर्ज का आनंद लेने के लिए सरकार के साथ शामिल हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है ये भी ईपीएफओ में 2017 में पूछे गए थे, 2017 में पूछा गया था ये। थर्ड क्वेश्चन है, रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकार में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है? इसमें से कौन सा एक अपवाद है रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, यानी विकासवादी संघवाद इसका अपवाद है।
ठीक है, सही जवाब होगा विकासवादी संघवाद। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा चिन्हित जो 5 कार्य मूलक हैं वो है व्यापार संघवाद, क्रांतिकारी संघवाद, स्वार्थचालित संघवाद, अनुकूल संघवाद और निर्भरता संघवाद, यानी विकासवादी संघवाद इसमें नहीं है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। इसमें क्या पूछा था कि इसमें कौन अपवाद है यानी कौन नहीं है, तो विकासवादी संघवाद इसमें नहीं है। बाकी आपका व्यापार संघवाद है, बिजनेस यूनियनिज्म है, प्रीडेटरी यूनियनिज्म है और रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म है यानी क्रांतिकारी संघवाद है, लेकिन विकासवादी संघवाद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक प्रक्रिया है जिस ये भी देख सकते हैं आप, ईपीएफओ में 2017 में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, 2017 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लिया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं। तो आपका सही जवाब होगा सुलह, कॉन्सिलिएशन। सुलह आपका सही जवाब होगा। चलिए आइए ऑप्शन की तरफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997 के अनुसार कामगारों तथा नियोक्ताओं के बीच हुए विवाद का समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ कार्य करते हैं। इस विवाद की समाप्ति की दशा को सुलह यानी समझौता कहते हैं। तो सही जवाब आपका सुलह होगा। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 सुलह मशीनरी की स्थापना की गई है, सुलह पदाधिकारी और सुलह बोर्ड। 2 सुलह मशीनरी की स्थापना की गई है, सुलह पदाधिकारी और सुलह बोर्ड। सही जवाब होगा सुलह। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं, वो है सुलह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत स्थापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है। ये भी 2017 के क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय। औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत स्थापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है, श्रम न्यायालय में भेजा जा सकता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश 1946 के अंतर्गत किसी भी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग के संबंधित प्रश्नों को विचार के लिए श्रम न्यायालय में भेजा जाता है। श्रम न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करके आदेश पारित करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जिसको इंग्लिश में सॉल्व करनी है वो यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? क्या कहते हैं उसको? जनरल यूनियन बोलते हैं, सामान्य संघ। आपका सही जवाब होगा सामान्य संघ। ये भी 2017 के क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। ऐसे संघ जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगारों एवं शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है, उन्हें सामान्य संघ कहते हैं। सामान्य संघ किसी क्षेत्र की संपूर्ण कामगार जनसंख्या के हितों की रक्षा करने का काम करती है। सामान्य संघों के बनने की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक, मजदूरी और लाभ, दोनों ही दल आर्थिक और साथ ही साथ राजनीतिक यानी नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुवादी परिप्रेक्ष्य। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 में पूछे गए थे। बहुवादी परिप्रेक्ष्य इसका सही जवाब होगा। तो आइए आंसर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, औद्योगिक संबंधों में बहुलवादी परिप्रेक्ष्य किसी भी संगठन को विभिन्न हित समूहों के समूह के रूप में देखता है। ये
इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल प्रबंधक और मजदूर दल दोनों ही दल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को अपने हित में मोड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है ये भी 2017 में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 2017 के प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के निर्दलीय सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। इसका चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाता है, जो कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 2017 में ये भी प्रश्न पूछे गए थे। डॉक्टर आयक्रोट का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? डॉक्टर आयकर्ट्स फॉर्मूलाज इज एसोसिएटेड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी। डॉक्टर आयक्रोट का सूत्र न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित है। इसके अंतर्गत आवश्यकता आधारित मजदूरी निर्धारण पर मुख्य फोकस किया जाता है, जिसमें कि भोजन, आवास, वस्त्र व अन्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। भारत में वेतन आयोग के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में आयक्रोट फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा जाता है। भारत में वेतन आयोग के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में आयक्रोट फॉर्मूले पर का विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है? गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है? आपका सही जवाब आपको मालूम है तो बताइए। राइट आंसर इज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये भी ईपीएफओ में 2017 के क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। गैर नकदी लाभ कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत पहली बार दिया गया। कर्मचारियों को इसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसको कि ईएसआई कार्ड कहते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत चिकित्सा सेवा भी शामिल होता है। इसमें चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इसमें चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये 2012 में पूछे गए थे पीएफओ में 2012 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत नहीं है? क्षति प्रतिकर नहीं है। बाकी पेंशन है, भविष्य निधि है, जमा संबंध बीमा है, लेकिन क्षति प्रतिकर नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि, जमा संबंध बीमा और कर्मचारी पेंशन योजना आते हैं। क्षति प्रतिकर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2012 में पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के बारे में बतानी है कि आपको कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है, कथन जो है वो सही है। तो इसमें से बी सही है। इसका नाम 2009 में बदल करके कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया था। ये इसमें सही है, बाकी जो है वो गलत है। ठीक है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 को 2009 में इसका नाम बदल करके कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया है।
तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बाकी जो आप देखेंगे कि ये सामाजिक सुरक्षा विधान है तो ये गलत है। और ये मृत्यु होने पर अधिकतम प्रतिकर का उपबंध करता है, ये भी गलत है। ये उपजीविका जन्य रोगों के लिए प्रतिकर का उपबंध नहीं करता है, तो ये भी गलत है। सही सिर्फ ये है कि इसका नाम बदल करके 2009 में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया है। 2012 के क्वेश्चन है ये। व्याख्या इसका है कि प्रतिकर अधिनियम 1923 का नाम कर्मकार प्रतिकर में संशोधन किया गया है 2009 में, और बदल करके कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है? निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है? ऑप्शन डी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम जो है ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। इसके अंतर्गत भविष्य नियोजन बीमा, बीमा योजना और पेंशन योजना आते हैं, जो कि सामाजिक सुरक्षा का व्यापक विधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी ईपीएफओ में 2012 के क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेट्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, यानी उत्पादन संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख रुपए। सही जवाब होगा 10 लाख रुपए। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी, जो कि वर्तमान समय में ये 20 लाख रुपए की कर दी गई है। 20 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 1972 के अधीन ये देय उत्पादन की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 2012 के क्वेश्चन है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है? असंगठित क्षेत्र। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम यानी द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? तो आपका सही जवाब होगा 12 सप्ताह का, 12 वीक। 1961 एमबी अधिनियम 1961 में प्रसूति काल के दौरान 12 वीक की मजदूरी का उपबंध है। तो आइए नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2015 का क्वेश्चन है। प्रसूति अधिनियम 1961, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसव से 6 सप्ताह पहले और प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक महिला कर्मी को वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है, यानी 12 सप्ताह की मजदूरी का प्रबंध करता है। और इसके अन्य उपबंध भी आप देख सकते हैं नीचे। कोई भी नियोक्ता किसी भी महिला कर्मी को प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद 6 महीने तक संस्थान में जानबूझकर के नियुक्त नहीं करेगा। प्रसव के 10 हफ्ते पहले महिला नियोक्ता से हल्का काम देने का आग्रह कर सकती है। किसी भी महिला को मातृत्व लाभ तभी मिलेगा अगर उसने प्रसव से पहले 1 वर्ष में कम से कम 80 दिन काम किया हो। प्रसूति महिला अधिनियम 1961 को 2008 में संशोधन किया गया है, जो कि संशोधन के बाद अब क्या क्या इसमें प्रावधान है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा बोनस की राशि को 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिया है, जो कि चिकित्सा बोनस जो है यदि नियोक्ता के द्वारा निःशुल्क प्रसव पूर्व और प्रसव बाद महिला की देखरेख नहीं की गई तो नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2011 में चिकित्सा बोनस की राशि को बढ़ा करके 2500 से 3500 रुपये कर दी गई है। 2500 से 3500 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, और ये जो है 2012 में पूछे गए थे ईपीएफओ एग्जाम में। क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम से संबंधित इस ऑप्शन में जो भी जननी सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित है वो आपका सही जवाब होगा।
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा। संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम, और प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। ये दोनों ही सही होगा, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम से संबंधित है। बाकी जो ये तीसरा है ये संबंधित नहीं है, यानी गर्भता और प्रसूति के कारण मजदूरी में हुई हानि के संभरण का प्रयास करता है, ये जननी सुरक्षा योजना से संबंधित नहीं है। तो आइए नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना संस्थानिक प्रसव को बढ़ाने का प्रयास करता है और प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ ये 2012 में पूछे गए थे और पूरे जो है 17 क्वेश्चन थे जो कि 2015, 12 और 17 में पूछे गए हैं, जिसमें से 2012 और 2017 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से। तो चलिए आइए अब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कि MCQs करते हैं, जिसमें कि अब आपको कंटिन्यू लगातार जो है 90 MCQs मिलने वाले हैं। इससे आपकी रिविज़न हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगी, और इसके साथ ही आपको अगर आते होंगे तो आप अपना आंसर खुद से अपने में करिएगा ताकि आपका खुद भी प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। और उसके बाद नंबर काउंट करिए कि आप कितने आंसर जो है वो सही कर पाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास कब हुआ है? भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास कब हुआ है? 20वीं शताब्दी में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, नियोजक एवं नियोजित के मध्य हुए संघर्ष के पश्चात कुछ सिद्धांत विकसित हुए हैं। कौन कौन से सिद्धांत विकसित हुए हैं? नियोजक एवं नियोजित के मध्य हुए संघर्ष के बाद कुछ सिद्धांत विकसित हुए हैं। वो सिद्धांत हैं, कर्मकारों को एक संस्था बनाने का अधिकार, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता, सेवा की शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक सौदेबाजी करने का कर्मकारों को अधिकार, और अहस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य की दिशा में परिवर्तन। ये चारों ही जो है ये सिद्धांत विकसित हुए हैं, यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, नियोजक एवं नियोजिता के मध्य हुए संघर्ष के पश्चात कुछ सिद्धांत विकसित हुए हैं। वो सिद्धांत हैं, कर्मकारों को एक साथ एक संस्था बनाने का अधिकार, त्रिपक्षीय समझौता वार्ता, सेवा की शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक सौदेबाजी करने का कर्मकारों को अधिकार, और अहस्तक्षेप के कल्याणकारी राज्यों की दिशा में परिवर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने हेतु त्रिपक्षीय श्रम नीति लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1957 में। श्रमिकों को आत्मविश्वासी बनाने के लिए त्रिपक्षीय श्रम नीति 1957 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया, उस समय श्रम मंत्री कौन थे? श्री BV गिरी। भारत सरकार के द्वारा त्रिपक्षीय श्रम नीति लाया गया था, उस समय श्रम मंत्री थे श्री BV गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिपक्षीय श्रम नीति ने बल दिया है, किस पर बल दिया है? कर्मकारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कर्मकारों की शिक्षा के लिए, और कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए, त्रिपक्षीय श्रम नीति ने बल दिया है किस पर? कर्मकारों को प्रबंध में भागीदार बनाने के लिए, कर्मकारों की शिक्षा के लिए, कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी आंसर आ रही है वो खुद से करिए और नंबर काउंट करके, मन है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो अपने में विचार करिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं अब तक कितने पढ़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। कब स्वीकारा गया था? 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में। 16वें श्रम सम्मेलन 1958 में उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया। कब पारित किया गया है? 1965 में। 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया। 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम संसद में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
उद्योग के अनुशासन संहिता में व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई? बगैर सूचना के लिए हड़ताल या तालाबंदी ना करें। उद्योग के अनुशासन संहिता में बगैर सूचना दिए हड़ताल या तालाबंदी ना करें, इसकी व्यवस्था की गई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव हैं। अब बताइए कि भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। इसमें से सारे ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। न्याय ना दिए जाने पर कर्मकारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवाचन को प्रोत्साहन देना, उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप। सही जवाब बताइए क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ही सही जवाब होंगे। यानी भारतीय श्रम नीति के मुख्य अवयव हैं न्याय ना दिए जाने पर कर्मकारों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकार, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवाचन को प्रोत्साहन देना, उचित मजदूरी मानदंडों एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में औद्योगिकरण का अर्थ किसके विकास से है? कारखाना पद्धति से है। भारत में औद्योगिकरण का अर्थ कारखाना पद्धति के विकास से है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था। किसी भी देश में श्रम विधान आधारित होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? किसी भी देश में श्रम विधान जो है वो सामाजिक न्याय पर आधारित होना चाहिए और सामाजिक साम्यता पर आधारित होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों। किसी भी देश में श्रम विधान पारित होना सामाजिक न्याय और सामाजिक साम्यता दोनों ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1923 में। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के पारित होने के पूर्व तक किसी कर्मकार को उसके नियोजन के अनुक्रम में प्रतिकर नहीं दिया गया था, प्रतिकर नहीं दिया जाता था। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के पारित होने के पूर्व तक किसी कर्मकार को उसके नियोजन के अनुक्रम में प्रतिकर नहीं दिया जाता था दुर्घटना पे। आपका सही जवाब होगा दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियों का उदाहरण है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित विधियां हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम। ये तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सही आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा के उपायों का महत्व क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और कर्मकारों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने काम और कौशल से अधिक सक्षम हो सके। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों ही। सामाजिक सुरक्षा के उपायों का महत्व है लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना और कर्मकारों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने काम और कौशल से अधिक सक्षम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों यानी स्टैंडर्ड्स का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया है। सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया है, के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वदेशिक रूप में स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कब की गई है? सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952। सार्वदेशिक रूप में स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1924 में। जुलाई 1924 में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 भारत के किस राज्य में नहीं लागू है? जम्मू कश्मीर में। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है किस पे? उद्योगों के कर्मचारियों पर। उद्योगों के कर्मचारियों पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले हैं, तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। कथन आर कह रहा है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारी को वैयक्तिक क्षति की दिशा में प्रतिकर देना है, और कारण है इसका दिया है कि यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर दिया जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलता है। तो आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों ही सही है, या सिर्फ कथन सही है, या फिर आर सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर, कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत क्षति की दिशा में प्रतिकर देना है, और इसका कारण ये है कि यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर दिया जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, और इसका कारण दे रहा है कि अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो कि उसके नियोजन के कारण और उसके नियोजन क्रम में घटित हुए हैं। तो आपको बतानी है कि इसमें से कौन सा सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी सिर्फ आर ही सही है, ए सही नहीं है। यानी जो कथन दिया है वो सही नहीं है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी जो आर जो दिए हैं कि अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटना से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो कि उसके नियोजन के कारण और उसके नियोजन क्रम में घटित हुई है, ये सही है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकारों के नातेदारों में से किसे प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? विधवा, अवयस्क धर्मज, या दत्तक पुत्र या पुत्री तथा विधवा माता को। कर्मकारों के नातेदारों में से प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है विधवा को, अवयस्क धर्मज या दत्तक पुत्र या पुत्री को, और विधवा माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? माता पिता जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती हैं, अवयस्क भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन यदि वो अवयस्क हैं, विधवा पुत्र वधू तथा पूर्व मृत्यु पुत्र की अवयस्क संतान, और अवयस्क दत्तक पुत्र तथा अविवाहिता दत्तक पुत्री, ये सारे ही जो हैं इसमें शामिल हैं। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में ये चार ही जो ऑप्शन है वो शामिल होते हैं। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि दूसरी श्रेणी में एक ऐसा पुत्र या पुत्री सम्मिलित है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं किंतु जो कि शिथिलोंग हो गए हैं, और इसका कारण दे रहा है कि उसे उस कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित भी होना चाहिए। तो इसका ए और आर यानी कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर दोनों भाइयों को समान माना है। किस न्यायालय ने? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर दोनों भाइयों को समान माना है। क्वेश्चन नंबर 27, कर्मकार प्रतिकर जिसमें संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा कर्मकार की परिभाषा से ये खंड समाप्त कर दिया गया है कि आकस्मिक प्रकृति।
कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा कर्मकार की परिभाषा से आकस्मिक प्रकृति समाप्त कर दिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 27 में से कितने आंसर आपके सही हुए काउंट करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 28, कथन एन कारण। कथन ए है कि आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ है संयोगवश नियोजन या अनिश्चित समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थितियों में नियोजन। और इसका कारण दे रहा है कि ये एक ऐसा नियोजन है जो कि अवसर पर निर्भर करता है। ये संबंध में नियोजन में नियुक्त करने की कोई संविदा नहीं है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही सही है और कथन की व्याख्या जो कारण है वो सही कर रहा है। आर जो है ए की व्याख्या सही कर रहा है। यानी आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ है संयोगवश नियोजन या अनिश्चित समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थितियों में नियोजन। इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा नियोजन है जो कि अवसर पर निर्भर करता है। इस संबंध में नियोजन में नियुक्ति करने की कोई भी संविदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि यदि कोई कर्मकार किसी दुर्घटना से हुई क्षति के परिणाम स्वरूप किसी ऐसी शारीरिक खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे कि उस कर्मकार को काम करने की शारीरिक क्षमता में तो कमी नहीं आती है, लेकिन वो क्षति उससे पूर्व की अपेक्षा बाजार में नियोजन पाने पर युक्ति संगत रूप में कुप्रभाव डालती है। ये कथन है और इसका कारण ये दे रहा है कि उस समय कर्मकार पूर्ण निःशक्त माना जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। कारण गलत दे रहा है, बाकी आपका जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 को कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निधि किया गया है। कौन से वर्ष में अमेंडमेंट किया गया है। 1996 में। 1996 में संशोधन किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 को 1996 में संशोधन करके परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निधि कर दिया गया है। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निरपेक्ष सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 के द्वारा भारत के किस राज्य में नहीं लागू है। जम्मू कश्मीर में। कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कथन और कारण वाले। कथन कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उद्देश्य कारखानों और अन्य संस्थापनों में कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि संबंधी सुविधा का उपबंध करता है। और इसका कारण दे रहा है कि नियोजन का ये प्रधान कर्तव्य है कि वो अपने कारखाने या स्थापन में नियोजित कर्मकारों के लिए भविष्य निधि योजना का सूत्रपात करे। तो कथन है और ये इसके कारण है। आपका राइट आंसर होगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन अधिनियम 1956 कम से कम कितने व्यक्ति से नियोजित कारखानों पर लागू होता है। 20। कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन अधिनियम 1956 कम से कम 20 व्यक्तियों से नियोजित कारखानों पर लागू है। नेक्स्ट, इस अधिनियम को कब से चाय, कहवा, रबर, इलायची और पीपर के बागानों में नियोजित कर्मकारों पर भी लागू किया गया है। 30 अप्रैल 1957 को, 30 अप्रैल 1957 को चाय, कहवा, रबर, इलायची और पीपर के बागानों में नियोजित कर्मकारों पर भी लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित लोगों के किस कारखानों में इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अनुसूचित उद्योगों के किसी कारखाने में इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में किन शर्तों को पूरा होना आवश्यक है।
ऐसे किसी अधिष्ठान में 20 से कम व्यक्ति नियोजित किए गए हों, ऐसे किसी भी अधिष्ठान में 20 से कम व्यक्ति नियोजित किए गए हों और उस परिसर के किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही हो जिसमें कि उस कारखाना का परिसर भी सम्मिलित हो जो कि व्यक्ति के द्वारा या बगैर शक्ति के चालित हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही जो है वो सही है, दोनों ही शर्तें जो हैं वो लागू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार का तात्पर्य है किससे? किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार का तात्पर्य ऐसे स्थापन से है जो कि केंद्रीय सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो। कोई ऐसा स्थापन जो नियंत्रित उद्योग से हो और ऐसे स्थापन संबंध जिसके विभिन्न विभाग या शाखाएं एक से अधिक राज्य में हो। तो आपका ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी, ये सारे ही सही होंगे। किसी भी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार का तात्पर्य, ये तीनों ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थापन में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 को लागू किए जाने के संबंध में किन शर्तों को पूरा होना आवश्यक है? स्थापन को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिसे कि अनुसूचित एक में विहित किया गया हो, अनुसूची एक में विहित किया गया हो। स्थापन को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिसे अनुसूची एक में विहित किया गया हो। कम से कम 20 व्यक्ति उस स्थापन में नियोजित हो और ऐसे स्थापनों में जहां से अधिक लोग नियोजित हैं और स्थापन के समय से 3 वर्ष और जिनमें 10 से 50 के बीच कर्मचारी नियोजित हैं, स्थापना के 5 वर्ष बीत चुके हों। तो किसी भी स्थापन के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 को लागू किए जाने के संबंध में ये तीनों ही शर्त जो है इनका होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम कब पास किया गया? 1946 में। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम से आवृत्त होने वाले सभी नियोजकों के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है कि अपने अधीन नियोजनों की शर्तों एवं सेवा दशाओं को सुनिश्चित करें। शर्तों एवं सेवा दशाओं की जानकारी कर्मचारी को भी करा देनी चाहिए जिनके अंतर्गत उन्हें नियोजन प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ही जो है दोनों ही अनिवार्य हैं। ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों ही सही है। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम से आवृत्त होने वाले सभी नियोजकों के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है कि अपने अधीन नियोजनों की शर्तें एवं सेवा दशाओं को सुनिश्चित करें और शर्तों एवं सेवा दशाओं की जानकारी कर्मकारों को भी करा देनी चाहिए जिनके अंतर्गत उन्हें नियोजन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम किस प्रकार के औद्योगिक संस्थापनों में लागू हैं जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत संघ में कहीं भी स्थित हो, जिनमें 100 या अधिक कर्मकारों को नियोजित किया गया है और जिनमें की पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन 100 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो? सही जवाब होगा ये तीनों ही, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम किस प्रकार के औद्योगिक संस्थापनों में लागू हैं जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत संघ में कहीं भी स्थित हो, जिनमें 100 या अधिक कर्मकारों को नियोजित किया गया हो और जिनमें की पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन 100 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम का प्रवर्तन निम्नलिखित संस्थापनों में नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? कोई ऐसा उद्योग जिसके संबंध में बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 के अध्याय 7 के उपबंध लागू होते हैं।
कोई ऐसा औद्योगिक संस्थापन जिसके संबंध में मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1961 के उपबंध लागू होते हैं। ये दोनों ही संस्थापनों में नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम का प्रवर्तन इन संस्थापनों में नहीं किया जाता है। कोई ऐसा उद्योग जिसके संबंध में बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 के अध्याय 7 के उपबंध लागू होते हैं, और कोई ऐसा औद्योगिक संस्थापन जिसके संबंध में मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1961 के उपबंध लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थापन के नियोजकों से जिनमें औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू है, ये अपेक्षा की जाती है कि वो स्थायी आदेश तैयार करे, प्रभाजन अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु समर्पित करे, प्रभाजन अधिकारी साधारणतः श्रम आयुक्त हुआ करता है। तो ऑप्शन होगा आपका राइट, ऑप्शन डी, सारे ही। प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थापन के नियोजकों से जिनमें औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू है, ये अपेक्षा की जाती है कि वो स्थायी आदेश तैयार करे, प्रभाजन अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु समर्पित करे, और प्रभाजन अधिकारी साधारणतया श्रम आयुक्त हुआ करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। अधिनियम के अधीन कर्मकार की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में पर्यवेक्षीय प्राविधिक व्यक्ति अंतर्विष्ट माना जाता है कि प्रामाणिकता अधिकारी स्थायी आदेशों के प्रालेख में कुछ बड़ी घटी या परिवर्तन कर सकता है। सामान्य औद्योगिक संस्थापनों के नियोजक संयुक्त स्थायी आदेशों का प्रालेख भी समर्पित कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा तीनों, वन, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अधिनियम की परिभाषा है, एक बार फिर से देख लीजिए। अधिनियम के अधीन अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं कि अधिनियम के अधीन कर्मकार की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में पर्यवेक्षीय प्राविधिक व्यक्ति अंतर्विष्ट माना जाता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी स्थायी आदेशों के प्रालेख में कुछ बढ़ी घटी या फिर परिवर्तन कर सकता है। समान औद्योगिक संस्थापनों के नियोजक संयुक्त स्थायी आदेशों का प्रालेख भी समर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसमें से कौन से अनिवार्य तत्व नहीं है आपको बतानी है। ऑप्शन सारे देख लीजिए। ये नियम ऐसे औद्योगिक संस्थापनों पर लागू नहीं होता जहां की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। दूसरा, प्रमाणकर्ता अधिकारियों को अधिनियम की धारा 11 के अधीन वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि ऐसे मामलों में एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होगी। ऑप्शन सी है, समुचित सरकार अधिनियम के किसी उपबंध के प्रवर्तन से किसी औद्योगिक संस्थापन को छूट प्रदान कर सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 का अनिवार्य तत्व ये नहीं है कि ऐसे औद्योगिक संस्थापनों पर लागू नहीं होता जहां की 100 या फिर 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। बाकी आपके सारे ही तीनों ही ये ऑप्शन सही हैं, दोनों। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत किसे प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में माना जाएगा? कोई श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, दोनों ही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई भी श्रम आयुक्त और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी श्रम आयुक्त और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग के रूप में निम्न परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। निम्न में से क्या असत्य है? इसमें असत्य क्या है बतानी है आपको। ऑप्शन सी, ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन के बाद, ये असत्य है। लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग करने के रूप में निम्न परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। तो इसमें से जो असत्य है वो ये है, बाकी सत्य हैं बाकी सारे, कि हड़ताल करने के पहले 6 सप्ताह की नोटिस नियोजक को दिए बिना
ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन के अंदर और किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि में और समाप्त होने के बाद के 7 दिनों की अवधि पर हड़ताल पर नहीं जाएगा। बाकी ऑप्शन सी जो है कि ऐसी सूचना दिए जाने के 14 दिन के बाद, तो ये असत्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कि नियोजक एक लोक उपयोगिता संचालित कर रहा है, अपने कर्मकारों में से किसी के प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा? तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं। कारखाना बंदी के 6 सप्ताह पूर्व, कारखाना बंदी की नोटिस दिए बिना, नोटिस देने के 14 दिनों के अंदर, कि नोटिस में उल्लिखित कारखाना बंदी की तारीख बीतने के पहले। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारी ही परिस्थितियों में। ये तीनों ही जो परिस्थितियां हैं इनमें नियोजक एक लोक उपयोगिता संचालित कर रहा है, अपने कर्मकारों में से किसी के प्रति कारखाना बंदी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो धारा जिसके अंतर्गत बिना पूर्व नोटिस के तालाबंदी को अवैध माना गया है, वो धारा है धारा 24। धारा 24, इसके अंतर्गत बिना पूर्व नोटिस के तालाबंदी को अवैध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजक हड़ताल या कारखाना बंदी की सूचना उल्लिखित अधिकारी को देना अनिवार्य है। नियोजक हड़ताल या तालाबंदी की सूचना किन अधिकारियों को देना जरूरी होता है? उसी दिन जिस दिन हड़ताल की घोषणा की गई है। नियोजक हड़ताल या कारखाना बंदी की सूचना उसी दिन जिस दिन हड़ताल की घोषणा की गई है उसी दिन अधिकारी को देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण वाले हैं ये। कथन ए है, हड़ताल की कोई नोटिस वहां आवश्यक नहीं होगी जहां की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही कारखाना बंदी अस्तित्व में है। और इसका कारण दे रहा है कि कारखाना बंदी की नोटिस वहां पे आवश्यक नहीं होंगी जहां की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही कारखाना बंदी अस्तित्व में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ दिया क्या है कि हड़ताल की कोई भी नोटिस वहाँ आवश्यक नहीं होगी जहाँ की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही कारखाना बंदी अस्तित्व में है, ये भी सही है। आर है कि कारखाना बंदी की नोटिस वहाँ पे आवश्यक नहीं होंगी जहाँ की संबंधित लोक उपयोगिता सेवा में पहले से ही कारखाना बंदी अस्तित्व में है। दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को दायित्वाधीन मानने के लिए किन बातों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है? हड़ताल एक ऐसे प्रतिष्ठान में की गई थी जो कि अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक उपयोगिता सेवा का संचालन कर रहा है। वो हड़ताल कर्मकारों को सेवा संविदा के भंग होने के स्वरूप में घटित की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। किसी व्यक्ति को दायित्वाधीन मानने के लिए इन दोनों ही बातों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि हड़ताल एक ऐसे प्रतिष्ठान में की गई थी जो कि अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक उपयोगिता सेवा का संचालन कर रहा है। और दूसरा ये भी आवश्यक है कि हड़ताल कर्मकारों को सेवा संविदा के भंग के स्वरूप में घटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस देने के बाद ये 14 दिन की न्यूनतम अवधि जिसके भीतर कर्मकारों को हड़ताल पर जाने से निषेधित कर दिया गया है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पीछे की मंशा क्या है? जिसके पीछे की मंशा है नियोजक को उस समय कर्मकारों की मांग पर विचार करने के लिए देना है, सरकार के श्रम विभाग को इस बात की सूचना देना है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। नोटिस देने के बाद ये 14 दिन की न्यूनतम अवधि जिसके भीतर कर्मकारों को हड़ताल पर जाने से निषेधित कर दिया गया है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पीछे की मंशा है कि नियोजक को कुछ समय कर्मकारों की मांग पर विचार करने के लिए देना है, सरकार के श्रम विभाग को इस बात की सूचना देना है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मामले में न्यायालय ने इस अभिमत व्यक्त किया है, ये अभिमत व्यक्त किया है कि संविदा भंग करने का तात्पर्य सेवा की शर्त को भंग करने से नहीं है। ये किस मामले में न्यायालय ने ये अभिमत व्यक्त किया है? बिहार राज्य बनाम देवदार झा। राइट आंसर इज बिहार राज्य बनाम देवदार झा। बिहार राज्य बनाम देवदार झा ने ये अभिमत, इस न्यायालय में ये अभिमत व्यक्त किया गया है कि संविदा भंग करने का तात्पर्य सेवा की शर्त को भंग करने से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हड़ताल अवैध है तो उसके उचित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और लोकोपयोगी सेवा में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल की अवधि की मजदूरी पाने के हकदार तब तक नहीं होंगे जब तक कि वे सिद्ध नहीं कर देते हैं कि हड़ताल वैध और उचित थी। तो उक्त निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में दिया गया है? तो ये जिस मामले में दिया गया है वो मामला है ANZ ग्रीनविच बैंक बनाम SN खत्री एवं अन्य। ANZ ग्रीनविच बैंक बनाम SN खत्री एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, धारा 24 के फर्स्ट के अनुसार, धारा 24(1) के अनुसार हड़ताल या कारखाना बंदी निम्न परिस्थितियों में अवैध होगी। किन किन परिस्थितियों में अवैध होगी? तो आपका सही जवाब होगा पहला और तीसरा, ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। यानी लोक उपयोगिता सेवा में उसका प्रारंभ या घोषित किया जाना धारा 22 का खंडन करता हो, और तीसरा धारा 10 थर्ड या 10 क की उपधारा 4 क के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश का निरंतरित खंडन करता हो। धारा 24 के फर्स्ट के अनुसार, 24 के पहले के अनुसार हड़ताल या कारखाना बंदी इन परिस्थितियों में अवैध होगी। किन किन परिस्थितियों में? लोक उपयोगिता सेवा में उसका प्रारंभ या घोषित किया जाना धारा 22 का खंडन करता हो, और दूसरी जो परिस्थिति है वो है धारा 10(3) या धारा 10 क की उपधारा 4 क के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश का निरंतरित खंडन करता हो। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 24(3) के अनुसार अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप घोषित की गई कारखाना बंदी या अवैध कारखाना बंदी के परिणाम स्वरूप घोषित की गई हड़ताल मानी जाएगी। कौन सी हड़ताल मानी जाएगी? वैध हड़ताल मानी जाएगी। धारा 24(3) के अनुसार अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप घोषित की गई कारखाना बंदी या अवैध कारखाना बंदी के परिणाम स्वरूप घोषित की गई हड़ताल मानी जाएगी वैध हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, एक लोक उपयोगिता सेवा में की गई हड़ताल जो कि स्पष्टतः अवैध है उसी समय न्यायोचित कैसे कही जाएगी? इसका कारण दे रहा है कि विधि में अवैध हड़ताल का ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है जो कि एक ओर न्यायोचित हो और दूसरी ओर अन्याययुक्त हो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1947 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, वो स्थितियां जहां पे संविदा अथवा स्थायी आदेश अथवा सेवा के नियम या परिनियम हड़ताल की अवधि की कर्मकार को मजदूरी का भुगतान किए जाने के संबंध में मौन है, वहां कार्य से अनुपस्थित रहने पर प्रबंधन को मजदूरी में कटौती करने का अधिकार है। तो वो स्थितियां होंगी चाहे हड़ताल वैध हो अथवा अवैध। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चाहे हड़ताल वैध हो अथवा अवैध। वो स्थितियां जहां पे संविदा अथवा स्थायी आदेश अथवा सेवा के नियम या परिनियम हड़ताल की अवधि के कर्मकार को मजदूरी का भुगतान किए जाने के संबंध में मौन है, वहां पे कार्य से अनुपस्थित रहने पर प्रबंधन को मजदूरी में कटौती करने का अधिकार है। वो स्थितियां हैं चाहे हड़ताल वैध हो अथवा अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी भी
किसी कर्मचारी के विरुद्ध जब्ती की कार्यवाही की जाती है इस आधार पर कि उसने अवैध हड़ताल में भाग लिया और कार्य में उपस्थित नहीं हो रहा हो, तो ये आवश्यक है कि इस कार्यवाही से पूर्व उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। न्यायालय ने ये घोषणा किस वाद में किया है? ऑप्शन डी, शिवशंकर तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य। जब कभी भी किसी कर्मचारी के विरुद्ध जब्ती की कार्यवाही की जाती है इस आधार पर कि उसने अवैध हड़ताल में भाग लिया तथा कार्य पर उपस्थित नहीं रहा, तो यह आवश्यक है कि इस कार्यवाही से पहले उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। ये जो निर्णय है न्यायालय में शिवशंकर तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य वाद में दिया गया है। शिवशंकर तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है राजकीय सेवकों का हड़ताल पर जाने का अधिकार वैयक्तिक प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के अधिकारों से भिन्न है। इसका कारण दे रहा है कि कतिपय ऐसे नियम अस्तित्व में हैं जो कि राजकीय कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिषेधित करते हैं। तो ए और आर जो है दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कथन ए कह रहा है दोनों 61 है। क्वेश्चन नंबर 62, अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी अवैध हड़ताल या कारखाना बंदी को प्रत्यक्ष बढ़ावा देने या समर्थन करने में किसी धन का व्यय का प्रयोग नहीं करेगा। इसका कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं है इसमें से? ऑप्शन सी, हड़ताल या कारखाना बंदी यथार्थ वैध हो। अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी अवैध हड़ताल या कारखाना बंदी को प्रत्यक्ष बढ़ावा देने या फिर समर्थन करने में किसी धन का व्यय या प्रयोग नहीं करेगा। इसका कौन सा कारण अनिवार्य है? इसका ये अनिवार्य है कि हड़ताल या कारखाना बंदी यथार्थ वैध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय संघों के विकास का प्रारंभ कब हुआ? 1890 में। भारत में व्यवसाय संघों के विकास का प्रारंभ 1890 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन नाम से देश के सर्वप्रथम कर्मकारों का एक संघ बम्बई में गठित किया गया था। इस एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1819 में, 1890 में। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन नाम से देश में सर्वप्रथम कर्मकारों का एक संघ बम्बई में गठित किया गया था। इस एसोसिएशन का गठन 1890 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं। कथन ए कह रहा है कि भारत में व्यवसाय संघ आंदोलन की प्रगति देश की स्वतंत्रता के पूर्व बहुत संतोषजनक थी और इसका कारण दे रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। तो इसमें से आपका जो ए है कथन वो सही है, लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रॉयल कमीशन का गठन किस प्रकार की समस्या के लिए किया गया था? श्रमिक समस्या के लिए। भारत में रॉयल कमीशन का गठन श्रमिक समस्या के लिए किया गया था। व्यवसाय संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। 1926 में व्यवसाय संघ अधिनियम पारित हुआ। व्यवसाय विवाद से निम्नलिखित के बीच कौन सा विवाद अभिप्रेत है? सारे ही, उपर्युक्त सभी। नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का और नियोजकों और नियोजकों के बीच का। व्यवसाय विवाद से ये सारे ही जो है इन सारे ही के बीच का विवाद अभिप्रेत है। नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का और नियोजकों और नियोजकों के बीच का। नेक्स्ट, किसी व्यवसाय विवाद का संबंध निम्नलिखित में से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही होना चाहिए। यानी नियोजन से भी, अनियोजन से, नियोजन की शर्तों से और श्रमिक की दशाओं से। किसी व्यवसाय विवाद का संबंध नियोजन से, अनियोजन से, नियोजन की शर्तों से और श्रमिक की दशाओं से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा सामूहिक अनुबंधों की बात स्वीकार की गई थी। वो सम्मेलन कब हुआ था? 1951 में 1951 में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की वो कौन सी धारा है जो केंद्रीय सरकार को प्राधिकृत करती है कि वो इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि की प्रस्थापना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना तैयार करे? धारा 5। अधिनियम की धारा 5 ये जो केंद्रीय सरकार को प्राधिकृत करती है, धारा 5, कि वो इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि की प्रस्थापना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को भिन्न भिन्न शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं धारा 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार को? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी एक योजना तैयार करना और इस बात का उल्लेख करना कि योजना किन कारखानों पर लागू होगी। धारा 5(1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो योजना तैयार करे और इस बात का उल्लेख करना कि योजना किन कारखानों पर लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार नियोजन का विनिमय अधिनियम 1981 के लागू होने की तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 1984, 1 अक्टूबर 1984। सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार जो कि नियोजन का विनिमय है, ये अधिनियम 1981 के लागू होने का डेट है 1 अक्टूबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 1986, 30 अप्रैल 1986 को एक अधिसूचना जारी कर भविष्य निधि योजना को कब से सिनेमा थिएटर में काम करने वालों पर लागू किया गया है? 1984 से, 1984 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, कर्मचारी के अंशदान के भुगतान का नियोजन का दायित्व केवल वर्तमान में रहता है। ये कथन है कि कर्मचारी के अंशदान के भुगतान के नियोजन का दायित्व केवल वर्तमान में रहता है और इसका कारण दे रहा है कि उसकी दशा में वो उनके अंशदान को उनकी मजदूरी से काट सकता है और उसी अवधि का अंशदान वो स्वयं भी करता है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है और आर जो है वो एक की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार एक गजट अधिसूचना के द्वारा उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों में ये अधिनियम विस्तारित है, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय बोर्ड गठित कर सकती है। इस बोर्ड के सदस्य के रूप में कौन से व्यक्ति होंगे? उपयुक्त सभी, सारे ही व्यक्ति होंगे, यानी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाए, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पदेन और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किए गए अधिक से अधिक 5 व्यक्ति, वो इस बोर्ड के सदस्य के रूप में व्यक्ति ये सारे होंगे। कौन कौन से? केंद्रीय सरकार एक गजट अधिसूचना के द्वारा उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों में ये अधिनियम विस्तारित है, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय बोर्ड गठित कर सकती है। इस बोर्ड के सदस्य के रूप में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी, वो होंगे सदस्य। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पदेन और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किए गए अधिक से अधिक 5 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन कब किया गया? 1984 में किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन 1984 में किया गया। वीडियो यूजफुल हो तो इसको लाइक और शेयर भी करते रहिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी शक्तियों का किसी अन्य को प्रत्यायोजन किन दशाओं में कर सकता है? ऑप्शन डी, सभी में, जिसे कि निगम द्वारा किया जाना चाहिए। निगम के किसी भी पदाधिकारी या अधीनस्थ पदाधिकारी के नाम, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी शक्तियों का किसी अन्य को प्रत्यायोजन
किन दशाओं में कर सकता है? इन दशाओं में कर सकता है, जिसे कि निगम द्वारा किया जाना चाहिए। निगम के किसी भी पदाधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकारी के नाम और ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त सभी कर्मकारों के कल्याण को सुरक्षित करना, कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी की दरें नियत करना और कर्मकारों के शोषण को रोकना, ये सारे उसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार किस प्रकार के नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करेगी? केंद्रीय सरकार किस प्रकार के नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करेंगी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सारे, यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाने वाले, रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले नियोजन, किसी खान तेल क्षेत्र या महापत्तनम के संबंध में और किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रस्थापित निगम के संबंध में। केंद्रीय सरकार किस प्रकार के नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करेगी? केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाने वाले, रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले नियोजन, किसी खान तेल क्षेत्र या महापत्तनम के संबंध में और किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रस्थापित निगम के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने में इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियोजक मजदूरी अदा करने का सामर्थ्य रखता है या नहीं, और इसका कारण दे रहा है कि राज्य ये मानता है कि प्रत्येक नियोजक को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए। तो ए जो है वो गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी की दरों के संबंध में ये अधिनियम निम्नलिखित व्यवस्थाएं करता है, इनमें से क्या सत्य नहीं है बतानी है आपको। तो जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन ए है कि केवल कर्मकारों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही सुनिश्चित होना चाहिए, ये सत्य नहीं है। बाकी जितने ऑप्शन है वो सत्य हैं। क्या क्या सत्य है? न्यूनतम मजदूरी की दरों के संबंध में कर्मकारों के साथ उनके और उनके परिवार का भरण पोषण भी होना चाहिए और कर्मकार के रूप में उनकी क्षमता का भी पोषण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कतिपय नियोजनों में जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए अधिनियम किया गया है, और कारण दे रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधान सरकारी समितियों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कारण गलत दे रहा है लेकिन ए सही है। ऑप्शन डी, आर गलत है और ए सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, आर गलत है, ए सही है। ए क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कतिपय नियोजनों में जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने हेतु अधिनियम किया गया है, ये सही है। नेक्स्ट, किस वर्ष जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर एक ड्राफ्ट कन्वेंशन स्वीकार किया गया था? 1928 में। 1928 में जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर एक ड्राफ्ट कन्वेंशन स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरियों की निम्न दरें नियत किए जाने का उपबंध है, इनमें से क्या सत्य नहीं है? ए सत्य नहीं है कि अधिकतम अवधि दर, बाकी सारे सही हैं। न्यूनतम मूल्य दर, प्रत्याभूति अवधि दर और अतिकाल दर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरियों की निम्न दरें नियत किए जाने का उपबंध है, इनमें से सत्य है न्यूनतम मूल्य दर, प्रत्याभूति अवधि दर और अतिकाल दर, लेकिन सत्य नहीं है अधिकतम अवधि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरियों की न्यूनतम दरों में क्या नहीं सम्मिलित किया जा सकता है?
ऑप्शन ए को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, यानी मजदूरियों की अधिकतम दर को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरियों की न्यूनतम दरों में मजदूरियों की अधिकतम दर को न्यूनतम दरों में अधिकतम दर को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। बाकी आवश्यक पदार्थों के संबंध में दी गई छूट का नगद मूल्य सम्मिलित किया जा सकता है और जीवन भत्ता का मूल्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अधिनियम समुचित सरकार को किस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करता है? किस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करता है? अतिकाल मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था ना करे। ये अधिनियम समुचित सरकार को अतिकाल मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था ना करे इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन, कथन ए है न्यूनतम मजदूरी शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। इसका कारण दे रहा है कि देश भर में सभी उद्योगों के लिए सामान्य मजदूरी का नियत किया जाना संभव है। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। न्यूनतम मजदूरी शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, क्यों? इसका कारण है कि देश भर में सभी उद्योगों के लिए सामान्य मजदूरी का नियत किया जाना संभव है। तो इसी के साथ इस सेशन की भी समाप्ति होती है और पूरे 90 क्वेश्चन थे और इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा कि 2015, 12 और 17 में औद्योगिक संबंध और लेबर लॉ से श्रमिक विधि से क्या क्या क्वेश्चन बने थे, कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार देखिए, रिवीजन करिए और इसको लाइक और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।